जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। परंतु अब इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं नहीं, द्रव्य की चार अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव, तीसरी अवस्था है गैस और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ठोस अवस्था की। बाकी जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, गैस और द्रव, इनके बारे में आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं हम ठोस अवस्था की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो आइए ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं। तो जैसा कि सामने आपको दो मॉलिक्यूल सॉलिड के दिख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच बहुत अधिक अट्रैक्शन होता है अर्थात आकर्षण होता है। यह आकर्षण लिक्विड और गैस की तुलना में अधिक होता है और जो ये अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अर्थात अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिडों में जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। तो यदि सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो अत्यधिक होने के कारण इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो याद रखिएगा, जितना अधिक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है उतना ही कम आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। अर्थात आकर्षण बल अधिक होगा तो मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस होते हैं वे कम हो जाते हैं। तो सॉलिडों में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं वे अपने ही प्लेस पर रह जाते हैं, वो इधर उधर वाइब्रेट नहीं करते। जबकि जो गैस होते हैं, गैसों में मॉलिक्यूल जो होते हैं वे इधर उधर इजिली वाइब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, जबकि सॉलिडों में बहुत अधिक होता है। और इस वजह से ही सॉलिड के मॉलिक्यूल अपने पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो सॉलिड होते हैं उनके एटम और मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज दिखाई देते हैं, वो सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज होते हैं। तो आइए सॉलिड के जितने भी लक्षण हैं मैं आपको रिटन फॉर्म में बता देता हूं ताकि आप नोट कर सकें। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें, इनका निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार होता है। तो इनका आकार निश्चित क्यों होता है? क्योंकि मैंने पीछे बताया है कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इधर उधर मूव नहीं कर पाते, सिर्फ अपने ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं। और ये मूव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है। वही बात करें दूसरे लक्षण की, तो इनके अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत अधिक अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट है, इनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। तो आपको पीछे भी मैंने बता दिया था कि इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं अंतरा आणविक बल, वो बहुत स्ट्रांग होता है। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। इनके अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं अथवा आयन की स्थिति निश्चित होती है और यह कण केवल अपनी मात्र स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। तो पीछे मैंने बताया था कि इनके जो कण होते हैं, चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, अपने एक निश्चित स्थिति पर ही दोलन करते हैं अर्थात वाइब्रेट करते हैं। वही बात करते हैं अगले लक्षण की, ये असंपडी और कठोर होते हैं। असंपडी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि असंपडी उन्हें कहते हैं जिन पर दाब लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप जितने भी ठोस होते हैं अगर उन पर दाब लगाएं तो उनके आयतन में कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए ठोस जो होते हैं असंपडी और कठोर होते हैं। अब यदि हम बात करें सॉलिड के वर्गीकरण की, तो सॉलिड को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलाइन जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टली, दूसरा है एमॉर्फस जिसे हम बोलते हैं अक्रिस्टली और तीसरा है पॉलीमॉर्फस। तो आइए वन बाय वन हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टली ठोस की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यदि हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं वो डिफिनिट फॉर्म में अरेंज होते हैं, मतलब इनका जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है और ये एक निश्चित पैटर्न पर अरेंज होते हैं, मतलब एक निश्चित लेवल पर या एक निश्चित स्पेस पे इनमें अरेंजमेंट पाई जाती है। ये नहीं कि रैंडमली ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। यदि हम इनके पैटर्न को देखें तो चारों कोनों पर एटम पाए जाते हैं और ये पैटर्न कहलाता है फिक्स पैटर्न। और ये फिक्स पैटर्न
बार बार रिपीट होते रहते हैं और फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। वही बात करें हम अक्रिस्टली सॉलिड की, तो देख सकते हैं आप कि अक्रिस्टली सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं एक रेगुलर पैटर्न पर अरेंज नहीं होते, अर्थात इनके मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है। पर ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि एमार्फस सॉलिड में अरेंजमेंट नहीं होता, इनमें भी अरेंजमेंट होता है, बट ये शॉर्ट रेंज के बाद ब्रेक कर जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफिनिट अरेंजमेंट पाया जाता है, एक फिक्स अरेंजमेंट पाया जाता है, लेकिन जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उनमें रैंडम अरेंजमेंट पाया जाता है। आइए इन दोनों के बीच हम कंपेयर करके देखते हैं। तो यदि हम बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यदि हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। तो फिक्स टेम्परेचर का मतलब यह है कि जैसे कोई सॉलिड है, अगर वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा तभी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर 300 से कम मिलता है तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट वहीं हम बात करें अक्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प नहीं होती, वाइड रेंजेस होती है। इसका मतलब यह है कि जब इन्हें मेल्ट किया जा सकता है तो हो सकता है ये 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाए, जैसे आप रबर को गर्म करके देख सकते हैं। वही बात करें हम तीसरे प्रकार के सॉलिड की, जो कि है पॉलीमॉर्फ। ये एक तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं, परंतु जो पॉलीमॉर्फ होते हैं इनके अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन के रूप की, तो कार्बन आपको अलग अलग कंडीशन पर ऐसा भी दिख सकता है और अगले कंडीशन में ऐसा भी दिख सकता है। तो जैसे कि पहले कंडीशन में आप देख सकते हैं ये ग्रेफाइट है और दूसरे कंडीशन में है डायमंड, जो कि कार्बन के ही दो अपरूप है। परंतु अगर हम इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस देखें तो स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से इनके अलग अलग कंडीशन दिखाई देते हैं। तो ग्रेफाइट में भी देख सकते हैं और डायमंड में भी देख सकते हैं, इनमें जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो फिक्स है, बट कंडीशन अलग होने की वजह से इनके जो रूप है वो अलग अलग है। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब ये कई रूपों में दिखाई देते हैं, बस कंडीशन की वजह से कोई कंडीशन चेंज हुआ इनके रूप बदल जाते हैं। तो आपने यदि कार्बन के अपरूपों के बारे में पढ़ा है तो वहां पर वो कंडीशन आपको पता होंगे। तो कार्बन एक तरह से पॉलीमॉर्फ सॉलिड है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो यदि बात करें हम क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड में डिफरेंस की, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं टेबल के फॉर्म में आपको डिटेल से बताता हूँ। तो यदि हम बात करें इनके गुणों की ज्यामिति के आधार पर, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। क्रिस्टली ठोस में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट फिक्स होता है, जबकि जो आपके अक्रिस्टली ठोस होते हैं उनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रैंडम होता है, मतलब अव्यवस्थित होता है। बढ़ते हैं हम दूसरे डिफरेंस की ओर, तो बात करते हैं आंतरिक व्यवस्था के आधार पर। तो जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनमें अव्ययी कण की जो आंतरिक व्यवस्था होती है वो एक निश्चित पैटर्न पर होती है, अर्थात उनमें जो कण होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न पर व्यवस्थित होते हैं। वही तो क्रिस्टली ठोस में अरेंजमेंट फिक्स होता है, मतलब निश्चित होता है और नियमित होता है, जबकि अक्रिस्टली ठोस में यह अनिश्चित और अनियमित होता है, जैसा कि इमेज में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है गलनांक। तो इनके गलनांक निश्चित होते हैं, मतलब जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है, क्योंकि मैंने बताया था इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। यह गर्म करने पर नर्म होकर प्रवाहित होने लगते हैं, जैसे जैसे इन्हें टेम्परेचर मिलता है तो ये धीरे धीरे मेल्ट करने लगते हैं, जबकि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो एक निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं, जबकि जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं वो जैसे जैसे गर्म करते हैं, जैसे जैसे गर्मी मिलती है वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अक्रिस्टली ठोस के मेल्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट। आइए नेक्स्ट, प्रकृति के आधार पर इनके अंतर को हम देखते हैं। तो जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनका निश्चित गलनांक होने के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्रिस्टली ठोस को हम वास्तविक ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं?
अभी आगे जब हम अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे तो खुद हमें समझ में आ जाएगा। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित न होने के कारण ये अतिशीतित द्रव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस के बारे में बताता हूँ। तो हम सभी जानते हैं जो शीशा होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस है। तो शीशा जब नया होता है तो उसकी जो सतह होती है एकदम सेम होती है, मतलब कि ऊपर से नीचे सेम होता है। बट खिड़कियों में जो लगा हुआ शीशा होता है, जैसे समय बीतता है, मतलब जैसे जैसे वो पुराना होता है, तो उसके जो नीचे का क्षेत्र होता है, मतलब शीशे का जो नीचे वाला एरिया होता है वो ऊपर की तुलना में हल्का चौड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है वो अलग होता है, मतलब वो किसी भी रेंज पर मेल्ट होने लगते हैं। तो जैसे जैसे गर्मी पड़ती है, हर साल गर्मी पड़ती है, तो होता क्या है कि ये इनके मॉलिक्यूल मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने की वजह से ये ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर बहते हैं। तो धीरे धीरे ये बहते हुए नीचे की ओर इकट्ठा होते हैं, जिसके कारण जो बहुत पुराने शीशे होते हैं खिड़की में लगे होते हैं वे चौड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वालिटी को हम कहते हैं अतिशीतित, और या इसलिए इन्हें कहा जाता है अतिशीतित द्रव। और इन्हें आभासी ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि दिखते तो है ठोस की तरह, परंतु ये ठोस की तरह पूरी प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात ये एक प्रकार के रियल ठोस नहीं है। तो याद रखिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो रियल ठोस हैं, वास्तविक ठोस हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये आभासी ठोस हैं। और इनका यही गुण, अर्थात द्रव की भांति बहने वाले गुण के कारण इन्हें हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर, जो कि है शीतलन वक्र। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका निश्चित गलनांक के कारण शीतलन वक्र असतत होता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित न होने के कारण इनका शीतलन वक्र सतत नहीं होता। शीतलन वक्र क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा, तो डिफरेंस भी जानिए और एक्सप्लेनेशन भी जानिए। तो शीतलन वक्र क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। तो यदि एक हम ग्राफ देखें जिसमें कि ऊपर की ओर टेम्परेचर है और नीचे की ओर है टाइम, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए मैं इसे आपको पानी के एग्जांपल से समझाता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यदि अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कम स्टार्ट करें, मतलब 100 से 80 जाएं, 80 से 60 जाएं, तो हम जानते हैं कि उस समय क्या होता है, जो गैस होती है, मतलब 100 डिग्री सेंट पे तो वो बॉयल हुआ होगा, गैस के फॉर्म में होगा, तो गैस से धीरे धीरे किस कंडीशन में आएगा? लिक्विड कंडीशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है वाष्प में बदल जाता है। जब वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा? वापस द्रव रूप में बदलेगा। लेकिन जब हम उसको ठंडा करेंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो द्रव रूप में कंटिन्यूअस बना रहेगा। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, ए से बी आया तो घट रहा है, लेकिन बी और सी से कंटिन्यूअस है, मतलब कांस्टेंट हो गया है ग्राफ। क्यों हो गया? क्योंकि उस स्टेज में वह द्रव रूप में ही है। जैसे अगर हम ठंडा किए तो ये नहीं कि तुरंत वो द्रव से ठोस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। टेम्परेचर घटाने पर वो बहुत देर तक लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब हम इसे और ठंडा करें, मतलब एक कंडीशन ऐसा ले जाए जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे ले जाते हैं, तो ये जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तभी ठोस होगा। बस समझे कि नहीं? तो इस अवस्था में, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के पहले तक ये कॉन्टिन्यूअस लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि इसका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, मतलब कि ये नहीं कि वो ग्राफ डाउन होता जाए, मतलब एक बार ग्राफ डाउन हुआ फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डाउन हुआ फिर कांस्टेंट हुआ, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होता। इसलिए इसके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे असतत होते हैं। अगर हम इनको गर्म करें तो ये डायरेक्ट ये नहीं कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और बहुत देर तक लिक्विड रहेंगे, और जब एक ऐसा कंडीशन आएगा तब ये जाकर कहीं गैस में बदलेंगे। तो इसलिए इनके वक्र को, मतलब शीतलन वक्र को बोला गया है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, अर्थात असतत होते हैं। इसका कारण यह है कि इनका गलनांक निश्चित होता है। वही हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनका जो शीतलन वक्र है
वो सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता। तो ये किसी भी टेम्परेचर के रेंज पर वो क्या करते हैं, वो मेल्ट करने लगते हैं। तो इसलिए इनका ग्राफ आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे घट रहा है इनका ग्राफ कंटिन्यूअस घटता जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये सतत होता है। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं जो क्रिस्टलीय पदार्थ है उनका शीतलन वक्र कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ के जो शीतलन वक्र है वो कंटिन्यूअस है। आइए बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर, जो कि है दैशिकता। तो दैशिकता क्या होती है उसको बाद में जानेंगे, पहले अंतर को हम देखते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि विषम दैशिकता क्या होती है और सम दैशिकता क्या होती है। तो पहले आइए जानते हैं कि विषम दैशिकता होती क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो विषम दैशिकता होती क्या है? यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो उसे हम ठोस की विषम दैशिकता कहते हैं। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप बीच वाले इमेज में देख सकते हैं कि इसमें सोडियम और क्लोरीन के मॉलिक्यूल एक सिस्टम से अरेंज है, देख रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में मैंने बताया था कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो उनका अरेंजमेंट एक सिस्टम से होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है। तो सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन है, ठीक। यदि हम इनको एक लेवल पे काटें, जैसे फर्स्ट आप यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड में देख रहे हैं, अगर हम इनको सीधा देखें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल देख रहे हैं, एक बार सोडियम आ रहा है तो क्लोरीन आ रहा है, फिर सोडियम आ रहा है तो क्लोरीन आ रहा है, तो ये पैटर्न अलग है। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस काटें, सेकंड वाला आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जब हम क्रॉस काट रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग एंगल पर, मतलब अलग अलग दिशा पर इनके जो ठोस के या मॉलिक्यूल के जो गुणधर्म है वो अलग अलग है, और इसी को हम बोलते हैं विषम दैशिकता। लंबे पे काटे तो सोडियम क्लोरीन है, लेकिन हम लोगों ने जब इनको तिरछा काटा तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल आ गए, क्लोरीन के ही मॉलिक्यूल आए, और यही गुण कहलाता है विषम दैशिकता। वहीं हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो समदैशिकता होती क्या है? तो यदि हम भिन्न भिन्न दिशाओं पर ठोस के गुणधर्म या उनके गुणों का अध्ययन करें तो हर दिशा में जब उनके गुण एक समान होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समदैशिकता, और ये अक्रिस्टलीय ठोस में दिखाई देता है। तो मतलब समदैशिकता का गुण कौन प्रदर्शित करता है? अक्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो रैंडम होते हैं, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फिक्स नहीं होते। तो अगर हम इसको कहीं से भी काटे, तो किसी भी लेवल पर काटे तो हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है बराबर बराबर, आपको कहीं कम कहीं ज्यादा, बट दोनों तरह के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। जबकि हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस में देखा तो कहीं मॉलिक्यूल एक जैसे थे तो कहीं दोनों तरह के थे। तो ये दोनों अंतर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसको हम विदलन के आधार पर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं विदलन का मतलब होता है टूटना। तो जब हम क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो इनमें जो विदलन होता है वो स्पष्ट होता है, और जो नई बनी हुई सतह होती है वो सपाट और चिकनी होती है। जबकि अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो यदि हम इसे तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो इनकी सतह जो होती है वो अनियमित होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हम पनीर को काटें तो पनीर को जब काटते हैं तो उसकी सतह एकदम चिकनी और सपाट होती है, जबकि अगर हम किसी चीज को काटें और काटने पर उसकी सतह चिकनी ना हो, खुरदरी हो, टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी होती है, मतलब कि तेज धार पर काटने पर जो सपाट सतह होती है ये क्रिस्टलीय ठोस में होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में सपाट सतह नहीं बनती, ये टुकड़ों में टूट जाते हैं या फिर अनियमित होते हैं। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो अगला डिफरेंस है अव्ययी कणों की व्यवस्था। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो कणों की व्यवस्था होती है एकदम पैटर्न पर होती है, फिक्स अरेंजमेंट होता है, और इनमें जो परास होता है, मतलब जो रेंजेस होते हैं वो दीर्घ होते हैं, मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म पर, मतलब चाहे जितना लंबा चलते जाए इनकी व्यवस्था एक जैसी होगी। जबकि अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो इनमें लघु परास होते हैं, मतलब शॉर्ट रेंजेज होते हैं। जैसा मैंने बताया था कि कुछ दूरी पर तो ये नियमित क्रम में होंगे, लेकिन थोड़ी ही दूर के बाद इनका जो क्रम होता है वो बदल जाता है।
मतलब लॉन्ग टर्म पर ये एक जैसे नहीं हो सकते। तो यही डिफरेंस है दीर्घ परासी की और लघु परासी की। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो क्रिस्टली ठोस है इनका जो अरेंजमेंट है एकदम सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस, चाहे जहां तक चला जाए। लेकिन जो आपके अक्रिस्टली हैं ये कुछ दूरी के बाद इनका अरेंजमेंट बदल गया। बढ़ते हैं लास्ट डिफरेंस की ओर। तो इनमें जो गलन होती है अर्थात इनका जो गलनांक होता है क्रिस्टली ठोस का वो निश्चित होता है और अभिलक्षणिक होता है, जिसे हम बोलते हैं शार्प, मतलब फिक्स पॉइंट पे होता है। जबकि जो अक्रिस्टली ठोस है इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती। तो ये था क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर।